जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट जो है कि अभी जो क्लास चल रही थी उसमें लाइट कट गई थी। लाइट कटने की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो अभी फिर से इसको जो है कि बीच से ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना। तो ये एक्चुअली आपका यानी कि ये आपका जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो क्लास है उसका आपको दूसरे पार्ट के रूप में मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसके अब दो पार्ट होंगे। जो पहले लेक्चर का एक ही पार्ट होना था, 1-1.5 घंटा, वो आपको अब 2 पार्ट में मिलेगा, है ना। ठीक है, हम क्लास के लास्ट में जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस ये कर रहे थे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 है, 143 में जो है कि जो आपको एडवाइज की बात की गई है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर एडवाइज ले सकता है ना। लेकिन अगर मुद्दा कोई ऐसा हो जो आज़ादी से पहले का हो तो इस तरह के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जो है कि एडवाइज दे, वो कंपलसरी नहीं है। वो सुन लेगा प्रेसिडेंट की बात को और चाहे तो वो एडवाइज देगा, अगर नहीं मन है, मूड खराब है तो एडवाइज नहीं देगा। ये उसका जो है कि पूरी प्रोसेस थी। अगर मान लो वो एडवाइज दे दिया तो एडवाइज दे देने के कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपका एडवाइज क्या करेगा, मानेगा। ठीक है, ये भी बात हमने प्रॉपर देखी थी। अब यहाँ पे एक जो है कि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो है कि राज्यपाल से खटपट हो गया है, चूंकि जो है कि जो आपका बिल है वो साइन नहीं किया। साइन नहीं करके क्या भेज दिया, क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। प्रेसिडेंट जो है कि उसको रख लिए, उस पर कोई विचार ही नहीं किए। अब तमिलनाडु चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 30 दिन के अंदर ये चीज़ें करनी होगी। 30 दिन के अंदर या तो आप बिल पे साइन करके वापस भेज दो, कानून बना दो, या फिर उस पर आप कारण बताओ, नोटिस में जो है कि कारण बताओ कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों कंडीशन बता दी गई। अब इसके एवज में ये एक्चुअली जो है कि एक तरीके से न्यायिक सक्रियता का पार्ट जो है कि बन जाता है। कई बार जो है कि ये क्वेश्चन उठता है जुडिशरी पे कि आप न्यायिक सक्रियता के दायरे में जो है कि ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते जिसमें आपका कोई राइट ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंसी या अथॉरिटी किसकी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की है, यानी कार्यपालिका की है। तो उसमें इस तरह की आप कोई भी बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से 14 प्रश्न जो है कि क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने 14 प्रश्न फटाफट सुप्रीम कोर्ट से क्या किया, पूछ दिया। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और वो 14 प्रश्न जो देखेंगे ना, 14 प्रश्नों की जो लिस्टिंग देखेंगे, तो 14 प्रश्नों की लिस्टिंग में देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस लग रहे हैं, बहुत इजी। ऐसा लगता है कि हाँ ना में जवाब दिया। जो एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन को लगता है कि यार ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। बट ये कोई एग्जाम का ऑप्शनल जो टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ना में टिक मार्क कर दिए हो गया। ये एक्चुअली देखने में बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न लग रहे हैं, बट इसमें देखा जाए तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत टेक्निकल बातें की गई हैं। हालांकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कुछ और थोड़े सरल हैं, बट लास्ट में जाते जाते देखेंगे कि बहुत गंभीर मुद्दों पे जो है कि बातें की जा रही हैं, बहुत गंभीर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं जुडिशरी के ऊपर। जैसे अब देख लेते हैं, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसे पास करने के कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं। ठीक है भाई, पास करने का संवैधानिक विकल्प एक ही तो है कि राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा और कानून बन जाएगा। दूसरा कोई विकल्प है क्या? दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? भैया बंधे नहीं है, है ना।
हालांकि एक रोक है कि आप कार्य करेंगे मंत्री परिषद के सलाह से ही कार्य करेंगे, आप ही काम करेंगे लेकिन मंत्री परिषद के सलाह से काम करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाध्यता टाइप की नहीं है, हाँ एडवाइजरी रूप में जो है कि चीज़ें हैं, है ना। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है कि चुनौती नहीं दी सकती, या न्याय ये इसे जुडिशरी रिव्यू की तरह जो है कि देखा जा सकता है। बट यह जो है कि ये फिर यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी रिव्यू का जो है बात करें ना, जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी रिव्यू का, न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहीं लिखी ही नहीं है कि न्यायपालिका कानून को चेक कर सकती है, इस तरह का कोई प्रोविजन है ही नहीं। हालांकि न होते हुए भी न्यायिक रिव्यू है, न्यायिक रिव्यू है। जैसे आपका आर्टिकल जो है कि आपका 14 हो जाता है, उसके बाद आर्टिकल जो है कि आपका 32 हो जाता है ना। इस तरीके के जो है कुछ आर्टिकल्स हैं, और कुछ जो है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनर के रोल में जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है, तो ये कुछ 2-3 आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं जो ये कर देती हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी रिव्यू कर सकता है, उसके पास पावर है। बट स्पेशली कहीं इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके जितने भी आपके कानून के जानकार हैं वो 2 धड़ों में बट जाते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ठीक है यार हो सकता है, कुछ लोगों का मानना कि नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है कि ये संविधान में लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे अपना अपना सबका पक्ष है। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसले पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अब यही न्यायिक समीक्षा है, आर्टिकल 361। अब यहाँ पे जो है कि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या पूरी तरीके से रोक लगा सकता है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह हो गया। क्या संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है? तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तो कही गई है कि राज्य की विधानसभाओं का लीडर राज्यपाल होगा, जो आपका केंद्र सरकार का एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार में बात करें तो जो है कि यहाँ पे बात किया है कार्यपालिका के मुख्य जो है कि कौन होगा, आपका राष्ट्रपति होगा, वही साइन करेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति साइन करेंगे बिल पे तो वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जो है कि प्रॉब्लम है कि नहीं दी गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है क्या कि नहीं आपको 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर आप पे सिग्नेचर करना ही करना है या नहीं करना है, जो भी है? तो भैया ये जुडिशरी का काम नहीं है, थोड़ा सा ये काम अब अमेंडमेंट का है, ये काम पार्लियामेंट का है। ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, और भी डिटेल में जाएंगे तो और टेक्निकलिटी निकल के आएगी। अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा, अच्छा ये हो गया। क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती? देखिए, राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी ही नहीं जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है, एक टर्म और यूज किया जाता है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, या इसी को न्यायिक अति सक्रियता भी बोलते हैं, एक और टर्म आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो जुडिशरी करने लगती है। तो ये जो बात की जा रही है कि आप समय सीमा तय कर रहे हो राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ये अमेंडमेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं। इसे बोलते हैं न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ये आ जाएगा, है ना। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य? जरूरी नहीं है, मर्जी है, लेना चाहे नहीं लेना चाहे उसकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट मर्जी जो है कि राय देना चाहे नहीं देना चाहे, एडवाइस उसकी मर्जी। एडवाइस दे भी दिया, प्रेसिडेंट माने ना माने उसकी मर्जी। ये चीजें यहाँ पे जो है थोड़ी सी। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत में सुनवाई की जाए? भाई कानून बना है नहीं, पहले ही कानून पे सुनवाई हो सकती है? ये बड़ा प्रश्न है एक और। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? ये भी एक समस्या है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है कि राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति का जो है कि 14 प्रश्नों की एक लिस्टिंग डाल दी गई, किस पे? सुप्रीम कोर्ट पे। भैया बताओ, अब इसको जस्टिफाई करो, तुम अपना एक्सप्लेनेशन दो। और सारा मुद्दा उठा कहां से है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कुछ ऐसे बिल लाए गए जो नेशनल इंटरेस्ट या कह लीजिए कि इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में लगे राज्यपाल को, और लगे तो उन्होंने वो बिल उठा के भेज दिया कहां? प्रेसिडेंट के यहां। प्रेसिडेंट ने उसे होल्ड कर लिया, भेजा ही नहीं वापस, तमिलनाडु चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब ये सारी समस्या, ये सारा खेल जो है कि यहां पे हो गया है। ठीक है, अब आगे फटाफट चलते हैं। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कार्यकाल की दृष्टि से देखा तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? आपके डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये फटाफट जो है कि इसको देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार इनका क्रम देखा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले आते हैं, फर्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन सेकंड, उसके बाद तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, और पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, पांचवा। ये शख्स जो है कि ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी कभी कभी जो है कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि क्रोनोलॉजी में बताइए या दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे, तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे। देखो तीसरे तक तो अभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है एग्जाम्स में कि प्रथम ही पहले पूछा है। लेकिन अब ये ट्रेंड रहा तो बच्चों ने भी रट लिया तो उन्होंने पहले को छोड़ के दूसरा पूछना शुरू कर दिया, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन इनको बोला जाता है। अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं, अग्नि 5 तक इन्होंने जो है कि बना के दी, भारत को एक सुदृढ़ खड़ा किया। और यह भारत के अभी तक, आज के डेट तक, अभी तक एकमात्र जो है कि नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी कि गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। ये बेचारे क्या कर रहे थे? ये बेचारे लेक्चर ले रहे थे अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे थे, कॉल गया, बुलाया गया कि भैया आओ, आपको क्या करना है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। ये हाथ जोड़ ले भैया, हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और हम क्या लड़ें जो है कि इलेक्शन नहीं लड़ें, हमसे ना हो पाएगा लोगों से वोट मांगना जाके। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने कही कुछ नहीं करना है आपको, बस नॉमिनेशन देना है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दो, बाकी हम सारी चीजें देख लेंगे। और बाकी सारी चीजें देख लेंगे तो उन्होंने जो है कि खड़ा कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, राष्ट्रपति बना दिया। अभी तक के इतिहास के पहले जो है कि पहले यानी एकमात्र जो है कि नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट के रूप में ये निकल के आते हैं। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लक्ष्मी सहगल। ये भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी सहगल जो है कि देखिए प्रथम महिला प्रेसिडेंट पाटिल जी हैं, दूसरी मुर्मू जी हैं, और प्रथम जो है कि आपकी कैंडिडेट कौन है? तो लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था बट हार गई थी, प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए इस तरीके से भारत में जो नेशनल जो राष्ट्र के पूरे भारत में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ऐसा कोई मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। हाँ, सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है कि इस तरह की स्थिति में, हाँ, राज्यों में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल लगाने का जो है कि नियम है, बट देश में प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के लिए जो है कि जरूरत ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। तो राज्य में आपका प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो सकता है, बट आपातकाल देश में
जो है कि कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, भारत में आर्थिक इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। इकोनॉमिकल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, 1991 में हमारे पास जो है कि महज जो है कि 14-15 दिन के लिए ही फॉरेक्स रिजर्व रहा था और ऐसा लगा था कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, लेकिन समय रहते आईएमएफ से हमें लोन मिल गया और वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था आईएमएफ से लोन लेना। उसके बाद जो है कि सरकार आईएमएफ के पास नहीं गई, ऐसा प्रबंधन किया गया, फाइनेंशियल ऐसा मैनेजमेंट किया गया कि हमारी स्थिति सुधर गई और उस टाइम भी हम इकोनॉमिकल इमरजेंसी से बच गए। आज तक भारत जो है कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी से बचता आया हुआ है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित जो देखिए, संसद के अधिवेशन को आहूत करना, बुलाना है ना, बुलाना जिसे बोलते हैं, टेक्निकल टर्म इसके लिए आता है आहूत करना, आहूत, और समाप्त करना या संसद को भंग करने की बात की जाती है। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के है। चाहे संसद के ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र बुलाने की बात है, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संसद के सत्र की आहूत कौन करेगा? आहूत करना मतलब शुरुआत करना। जैसे देखिए हमारे साल जो साल होता है, साल में जो है कि सत्र की शुरुआत भारत में बजट सत्र से होती है और बजट सत्र शुरू होता है आपका जो है कि फरवरी लास्ट से जो स्टार्ट होता है, उस समय देखेंगे तो बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जो आपका राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति स्पीच देते हैं, चीजें कहते हैं अपनी, और वहां से आपका बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद से यानी कि इसी को कहते हैं आहूत करना, बुलाना, शुरू करना, है ना। और समाप्त करने का भी किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास। संसद को भंग करने की भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ये सारी शक्ति किसके पास है? जो है कि राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पे कुछ एक तरह का प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है या नहीं होती है। तो इस क्रम में देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, सीडीएस की नियुक्ति होती है, है ना, सीएजी की नियुक्ति होती है, और भी निर्वाचन आयोग के जो है कि चीफ निर्वाचन आयुक्त है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनके सहायता से जितने भी और वहाँ के लोग हैं उनको, इसके अलावा जो आपके न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये सारा नियुक्ति का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि आपका राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि वो स्टेट का मैटर है। वहां पे राज्यपाल जो है कि रोल में आ जाते हैं, वो शपथ दिलाते हैं, त्याग पत्र उन्हीं के द्वारा दिया जाता। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टेट के सीएम को रिजिग्नेशन देना है तो वो कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। अगर सरकार बनाना है तो भी कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। तो ये सारा काम राज्यपाल देखते हैं, प्रेसिडेंट का यहाँ पे रोल नहीं होता है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल, अब अटॉर्नी जनरल संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है, देखिए जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं ये एक तरीके से सरकारी वकील टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? सरकारी वकील टाइप के होते हैं। और जितने भी सरकार, देखिए सरकार पे बहुत सारे लोग केस करते रहते हैं। जो लीगल एस्पेक्ट है, जो जुडिशरी के अंतर्गत आता है, उसको प्रैक्टिस कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल। किसके तरफ से? केंद्र सरकार के तरफ से करते हैं। तो इनके पास इतना राइट होता है कि ये पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे किसी इशू पे डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब वोट करने की बात आती है, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकते, किसी भी मुद्दे पे वोट नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी उनके पास पावर होती है पार्टिसिपेट करने की, है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार प्रेसिडेंट बने हुए, एकमात्र जो है कि पर्सन
जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार प्रेसिडेंट। वैसे ही जो है कि हिदायतुल्लाह जी के बारे में हमने बताया कि वो टॉप 3 पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट। ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार रिपीट होता है ना। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार, देखो राष्ट्रपति का, देखिए भारत में राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए चीजें तो बताई गई हैं, बट यहाँ पे जो है कि एक बात कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, अनगिनत बार, जब तक चाहे तब तक लड़ सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि यूएस के केस में देखते हैं, यूएस के केस में देखते हैं तो यूएस के केस में ये चीज है कि आप सिर्फ 2 बार ही यूएस के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। इसीलिए चाहे आप यूएस में कितने भी फेमस पर्सनालिटी हो, बराक ओबामा हो, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ट्रंप हो, बाइडन हो, ये जो भी लोग हैं, ये सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। 2 बार के बाद तीसरी बार जो ये लोग नहीं बन सकते, ठीक है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद, जो मौलाना आज़ाद थे ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, बाकी सारे लोग राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बारे में हम पीछे से ही देखते आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत के एकमात्र जो है कि राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये फिलोसफर थे। बेसिकली ये, इनके पास 2-3 तो डॉक्टरेट की डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री थी, बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, है ना। और ये भारत के एकमात्र फिलोसफर टाइप के जो है कि प्रेसिडेंट रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। महाभियोग के बारे में मैंने बताया, एक बार और देख लेते हैं महाभियोग के बारे में। क्या आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के लिए जो कारण होंगे, रीजन होंगे, वो 2 होंगे, या तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या तो वायलेशन ऑफ ओथ, यानी कि या तो ओथ के वायलेशन में जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं उसका वायलेशन कर दें, कोई भारत का जो है कि ऐसा सीक्रेट लीक कर दें किसी के इन्फ्लुएंस में आके, है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर दें, तो इस कंडीशन में उन पे इम्पीचमेंट यानी कि जो है कि महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग लाया जाएगा तो महाभियोग लाने से जो है कि के टाइम जो है कि 14 दिन पहले जो है कि उनको बताना पड़ता है कि आप देख लीजिए, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे आता है। अच्छा, आएगा कहाँ पे? तो पार्लियामेंट के दोनों जो आपके हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कहीं पे भी लाया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है। हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर इम्पीचमेंट आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई इम्पीचमेंट आ रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया उस पर चालू की जा रही है। देखिए, इम्पीचमेंट जो टर्म है ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया यूज किया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ऐसे ही जो है कि आपके देखिए जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व अदर जस्टिस हैं, जो आपके जजेज हैं, उस पर जो है कि इस तरह की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है, बट उसमें भी पहले बताना पड़ता है, तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ऐसा कहा जाता है, महाभियोग से नहीं हटाया जाएगा। ये थोड़ा महाभियोग जो टर्म है, जो इम्पीचमेंट टर्म है, बेसिकली सिर्फ यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, किसी भी सदन में हो सकता है, हो गया महाभियोग का आरोप। देख लो ये क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता हो, तो गया, इसके डिस्कशन कर ली। हाँ, यह चीज है कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद जो है कि 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं हो सकता। जैसे ही जो है कि क्या कहते हैं कि
खाली हुआ राष्ट्रपति का पद, वैसे ही जो है वहां पे जल्दी से इलेक्शन करा के राष्ट्रपति का पद जो है कि भरा जाना। अब खाली कैसे होगा? या तो उनका कार्यकाल क्या हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना, या क्या कर दे, स्वतः ही त्याग कर दे, रिजाइन दे दे, या एक और कंडीशन है महाभियोग के कंडीशन में, ये 4 कंडीशन ऐसी है, 4 कंडीशन ही है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली हो सकता है। एक तो कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उनका पोस्ट खाली हो जाएगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। अचानक डेथ हो जाए तो जो है कि आपका प्लेस वैकेंट हो जाएगा, फिर वहां पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। या फिर कोई राष्ट्रपति स्वतः ही त्याग पत्र दे दे कि अब हमारा मूड ना है राष्ट्रपति बने रहने का, तो मूड ना है तो भी पोस्ट खाली हो जाएगी, इलेक्शन कराना पड़ेगा। या महाभियोग लगा दिया जाए तब भी पोस्ट खाली हो जाएगा और जो है कि वहां पे इलेक्शन कराना। एक बात ये आती है कि मान लीजिए कि जो है कि क्या कहते हैं कि महाभियोग लग गया, हटा दिया गया, या मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन ही फेयर नहीं है, वो इलेक्शन ही गलत साबित हो गया, तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि क्या राष्ट्रपति जो डिसीजन लिया होगा क्या वो सही होगा या गलत होगा, वो डिसीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो भैया देखो, राष्ट्रपति जो है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करता है, तो राष्ट्रपति हो सकता है जो है कि उसका इलेक्शन सही ना हो, बाद में हटा दिया जाए, लेकिन वो डिसीजन जो लेता है वो हमेशा बना रहता है, बरकरार रहता है। उसको हटा देने के बाद ऐसा नहीं होगा कि डिसीजन खारिज हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं बनता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक, अब जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति रहे हैं जिनको निर्विरोध चुना गया। इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं, वो सारे लोगों ने इन्हें वोट कर दिया, है ना। ऐसे नॉर्मल आपने देखा होगा कि कई बार जो है कि आपके छोटे मोटे लोकल इलेक्शन में भी ये चीज देखने को मिल जाता है, किसी के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता, वही इकलौता जीत जाता है। मूवियों वगैरह में देखे हैं आप, पता चला गुंडा टाइप का आदमी है, अपने एरिया से किसी को खड़ा ही नहीं होने दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है उसको मरवा दे रहा है, तो इस कंडीशन में वही इकलौता खड़ा होता है, वो निर्विरोध जीत जाता है। तो इस तरह का कुछ था कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, बीबी गिरी जो है कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके टाइम दूसरे स्टेज की मतगणना करनी पड़ी थी। जैसे मैंने आपको अभी जैसे बताया कि जो इलेक्शन होता है, इसमें मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, तो 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों कैंडिडेट को प्रायोरिटी वाइज वोटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए हमें बी पसंद है, तो हम चाहते हैं कि बी बनेगा, 1 नंबर पे रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सी बने, उसके बाद तीसरे पे ए बने। हम इस तरह के प्रायोरिटी वाइज जो है कि हम क्या करेंगे, वोट काउंट करेंगे। तो जब वोट काउंट होता है, सबसे पहले ये वाला काउंट होगा कि भैया देखो कौन है, एक राउंड काउंट हुआ, उसके अनुसार मान लीजिए रिजल्ट निकल गया तो ठीक है, प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हो गए। मान लीजिए रिजल्ट नहीं निकला, टाई हो गया, तो फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी, और दूसरे राउंड में देखा जाए कि सेकंड पसंद जो है कि कौन कौन किए हैं। तो इसी तरीके से बीबी गिरी की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दूसरे जो है कि राउंड की काउंटिंग हुई थी, और दूसरे राउंड की काउंटिंग में ये विनर डिक्लेयर हुए थे और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत, अब यहां पे देखिए यहां पे टर्म यूज किया गया, आहूत की जाती है, बुलाया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक और चीज है कि जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक बुलाई गई, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोक सभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी जो है कि क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और अगर ये नहीं है तो, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होंगे वो करेंगे, ये चीजें आएंगी। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा के सभापति करेंगे, भाई राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के मेंबर ही नहीं होते हैं, वो तो उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ये भी पूछा जाता है
कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी, वेतन किस काम का मिलता है। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन किस काम का मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के पोस्ट की। जो राज्यसभा में स्पीकर होते हैं उनके पोस्ट के लिए उनको जो है कि सैलरी दी जाती है। काम क्या होता है उपराष्ट्रपति का? कुछ काम नहीं होता है। सडनली जो है कि हमारे राष्ट्रपति फॉरेन विजिट पे चले गए, कहीं नहीं है, कोई कंडीशन आ गई कि प्रेसिडेंट देश में के नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रोल प्ले करते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। सैलरी किसकी मिलती है? पदेन सभापति की, राज्यसभा के। ये प्रॉपर सीन होता है ना। अब यहां पे आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं। अब देखिए, अध्यादेश एक तरीके से कह लीजिए कि ऑर्डर है, ऑर्डर है, ये है ना, एक तरीके का ऑर्डर है। और ये इसलिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है कि भाई देखो यार, ऐसी बात है कि मान लीजिए कि कभी जो है ना संसद, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है कि वर्किंग में नहीं है, तो इस कंडीशन किसी कानून की जरूरत है इस समय, तो उस समय अध्यादेश के, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को हम ले आएंगे। और वो कानून मान्य कितने समय के लिए होगा? 6 माह के लिए। कितने समय के लिए मान्य होगा? 6 माह के लिए मान्य होगा। और 6 माह के अंदर जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा के अंदर, अगर उसमें वो कानून पास हो गया तो आगे कानून बना रहेगा, और अगर पास नहीं हुआ तो वो कानून नहीं बना रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रॉपर जो है कि प्रोविजन किया गया है 123 में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, अब अगर हम इलेक्शन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करें, तो जो प्रोसेस और जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी, योग्यता प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम रहा, वही सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में रहेगा, वही सारी सेम चीजें। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया कोढ़ी ना हो, है ना, इस तरह के लाभ के पद पे ना हो, इस तरह की कंडीशंस हो, उसकी एज जो है कि 35 हो, ये सारी बातें वहाँ पे लागू होती है। वैसे ही जो है कि आपका जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो है कि इलेक्शन सेम पैटर्न पे, सेम जो है कि तरीके से होता है, सेम चीज़ें होती हैं, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे की जाती है सेम, ठीक है। जैसे राज्यसभा होगा, लोकसभा हो गया, और विधानसभाएं मिलके जो है कि क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन करेंगी, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी मैंने बताया ना क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति के रूप में ही उसे वेतन मिलता है। पदेन सभापति के रूप में ही उसे क्या होता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसी फॉर्मेट में इसे सैलरी मिलता है। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे ये, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट। चाहे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, किसी भी इलेक्शन की बात हो, तो इससे जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है, अगर किसी को लगता है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन में धांधली हुई है, गलत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, गलत चीजें हुई हैं, तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, निपटाएगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। चूंकि जो उपराष्ट्रपति वो इलेक्ट हुआ है उपराष्ट्रपति में, चूंकि उपराष्ट्रपति का कोई प्रॉपर वर्क नहीं है, तो उसे बिठा दिया कहाँ, राज्यसभा में।
और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में बैठा दिया गया, वो स्पीकर के रूप में वहां पे बैठा दिया गया। वो जो है कि खड़ा करते हैं, भैया भैया अब तक खड़े हो जाओ, आप बताओ क्या हुआ, आपका मसला क्या हुआ, आपका प्रश्न क्या हुआ, ये सारी बातें वहां पे चलती। जो आपकी राज्यसभा की कार्रवाई होगी उसे रेगुलेट करने, मॉनिटर करने का काम जो है कि वहां के वाइस जो है कि आपके क्या बोलते हैं सभापति करेंगे, जो मेन रूप से कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये चीजें हो गई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, वर्तमान में जो है कि कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ जी। ये कब इलेक्ट हुए हैं, तो 27 मई 2025 को जो है कि इलेक्ट हुए हैं। चलो भैया ठीक है, सॉरी इलेक्ट नहीं हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि मतलब अभी तक के डेट का मतलब ये है कि अभी तक के डेट में ये जो है कि जगदीप धनखड़ जी है कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। सेम जैसे था कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र अगर देना है, रिजिग्नेशन देना है, तो किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट उसे हाउस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रखवाएगा। सेम वैसे ही अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन की कहां किसे देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा, और वो प्रेसिडेंट जो है कि क्या होगा, अब संसद में रखवाएगा उस चीज को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये मोटा मोटा चीजें जो है कि हो गई, और ये जो है कि आज के क्लास का जो है कि लास्ट जो है कि आपका सीन हो गया है ना। इसके बाद हमें पार्लियामेंट देखना है, पार्लियामेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ये आपका पूरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।